हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चन फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है हमारा वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में क्या है आपके पास ये अभी जानेंगे हम। ठीक है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो प्रीवियस टॉपिक था हमारे पास दैट इज व्हाट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपने जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपके पास वो क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। वो मैंने साइड में दिया भी है किन किन वजह से इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड से लेकर बोर्ड इन द सेंस आपका 11th का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। These are the key points for today's lecture. आज के लेक्चर के लिए जो की पॉइंट्स हैं हमारे पास, these are the first one is the 7 dimensions of the world, then dimensions of a physical quantity, dimension equation and formula, different types of constants and variables. आज हमें क्या करना है? इतने टॉपिक्स की स्टडी करनी है। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा सा आगे है, एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, लेकिन आज हमें क्या करना है? देखो, इन लेक्चर्स में हम डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, और आपके पास मैं ब्रीफ लेक्चर भी दूंगा जो काफ़ी शॉर्ट टाइम के होंगे, लेकिन इनमें हमें क्या करना है? 1 by 1, मतलब आपको लेक्चर पूरा अटेंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 डायमेंशंस। द फर्स्ट पॉइंट इज 7 डायमेंशंस। नाउ व्हाट आर 7 डायमेंशंस? द फंडामेंटल बेस यूनिट्स आल्सो कॉल्ड 7 डायमेंशंस। 7 टाइप की आपके पास क्या थी? फंडामेंटल यूनिट्स थी। तो वही फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास क्या होती हैं? 7 डायमेंशंस। बस उन डायमेंशंस को लिखने का तरीका क्या होता है? उन डायमेंशंस को लिखने का तरीका, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मास के लिए आप क्या यूज कर रहे थे? यूनिट किलोग्राम। तो मास के लिए जब आप यूनिट किलोग्राम यूज कर रहे थे, उसके साथ आप डायमेंशंस में कैपिटल एम को क्या कर दोगे? ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या कर दिया? ऐसे कवर अप कर दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी? कौन से डायमेंशन? मास के लिए जो हमने फंडामेंटल यूनिट सेट की थी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम के लिए कैपिटल टी। ठीक है, लेंथ के लिए कैपिटल एल। तो ये एक तरीके की क्या है आपके पास? रिप्रेजेंटेशन है, और इन्हें हमने क्या नाम दिया है? 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के साथ डायमेंशंस, मतलब जहां से, देखो डायमेंशंस क्या है? जहां से स्टार्टअप हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास यूनिट सिस्टम था उसके लिए हमने क्या 7 बेसिक यूनिट्स दी थी, उन्हें ही हमने क्या कह दिया? 7 डायमेंशंस। नेक्स्ट आते हैं हम डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअल में डायमेंशंस क्या है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस पावर्स हैं बेसिक यूनिट के टर्म्स में। ठीक है, जितनी पावर्स रेज्ड हैं किसके टर्म्स में? बेसिक यूनिट के टर्म्स में। तो उसे हम क्या कह दे रहे हैं? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम इक्वेशन और फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो देखो इक्वेशन और फॉर्मूले की बात करें तो आपने क्या कह दिया कि वेलोसिटी लिया, सपोज फोर्स लिया, एंड अगेन एक्सेलरेशन लिया आपने। ठीक है, तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम? अब वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड ये यूनिट होगी। मीटर किसे रिप्रेजेंट करता है? लेंथ। ठीक है, और सेकंड किसे? टाइम को। अभी मैंने कहा कि लेंथ के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास? आपने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर दिया है? किसे कैप्चर कर दिया लेंथ के केस में? एल, और टाइम के केस में टी को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस टी को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एल टी माइनस 1। ठीक है, एल टी टू दी पावर -1 भी आप इसे पढ़ सकते हैं, एल टी -1 भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास? डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला।
किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। सिमिलरली आप फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स में देखो, फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और आपके पास एक्सेलरेशन के लिए क्या कह सकते हैं आप? वेलोसिटी ओवर टाइम। तो पहले एक्सेलरेशन समझेंगे फिर फोर्स को समझेंगे, ठीक है। वेलोसिटी के लिए आपने अभी डायमेंशन लिखा है, क्या लिखा हुआ है? LT-1। और जो आपके पास ये आया टाइम, टाइम के लिए आप क्या लिख सकते हो? कैपिटल T। तो ये T फिर ऊपर चला जाएगा तो -1 -2, तो क्या बन जाएगा आपके पास? LT-2, राइट। तो आपके पास एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल इक्वेशन या फॉर्मूला क्या हो गया? LT-2। अब देखिए, अब हम किसकी बात करते हैं? फोर्स की, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? कैपिटल M। एक्सेलरेशन के लिए अभी निकाला आपने LT-2, तो ये क्या बन गया आपके पास? MLT-2, ठीक है। तो देखिए आप, आपके पास ये स्टेप्स हैं, हर एक देखो हमने अलग अलग सॉल्व किया। सबसे पहले हमने वेलोसिटी लेंथ की बात करी, लेंथ की हेल्प से हमने क्या कर दिया? लेंथ और टाइम की हेल्प से वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया। अब वेलोसिटी आया तो वेलोसिटी की हेल्प से हमने एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया। और अब एक्सेलरेशन आया और मास ऑलरेडी था, तो हमने इन दोनों को मिक्स करके किसके लिए डायमेंशनल इक्वेशन बना दी है? फोर्स के लिए डायमेंशनल इक्वेशन बना दी है। लेकिन आपने एक चीज नोट किया कि हर एक डायमेंशनल इक्वेशन में जो भी टर्म्स आ रही हैं, दीज आर बेसिक्स, ठीक है। वो आपके पास क्या है? फंडामेंटल टर्म्स आ रही हैं। फंडामेंटल टर्म्स मतलब जो आपके पास कल आपने लास्ट लेक्चर में 7 टाइप जो आपने बेसिक यूनिट्स पढ़ी थी, तो वही उन्हीं का जिक्र हो रहा है हर पॉइंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या कर सकते हो? आप डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हो। चलिए अब आप गेस करिए कि आपको किसके लिए निकालना है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? डायमेंशनल इक्वेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है यूनिट्स का पता होना जरूरी है आपको। अगर आपको यूनिट्स का पता होगा तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हो। देखिए, यूनिट्स के लिए आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। एक बेसिक सा फॉर्मूला अगर हम मेंशन करते हैं, वर्क, ठीक है। वर्क आपने कब पढ़ा था? 9th में पढ़ा था, तो बेसिक है आपके पास, 8th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो वर्क क्या होता है आपके पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनटू डिस्टेंस, F इनटू D, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हियर F इज व्हाट? फोर्स एंड D इज डिस्टेंस, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो? डायमेंशन ऑफ W। वर्क के लिए जो डायमेंशन होगी वो क्या हो सकती है आपके पास? वर्क के लिए डायमेंशन आपके पास हो सकती है, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स, MLT-2, and for length this will be L, so it becomes ML2T-2. So this is the dimensional equation for work. समझ में आई आपको बात? तो वर्क के लिए आपको क्या पता था? ये चीजें पता थी आपको, तो आपने क्या कर दिया? इजीली डायमेंशंस निकाल दी। फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी? एनर्जी की। तो एनर्जी के लिए देखो, कोई सी भी एनर्जी आपके पास, आपने कह दिया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? mgh फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा हुआ उसे ही मेंशन कर रहा हूं अभी। वरना जब भी आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में अगर आपके पास किसी भी पर्टिकुलर टर्म का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि वो आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो।
क्योंकि आपकी बुक जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में भी आपके पास एक टेबल होगी डायमेंशंस की, तो आप उसे पढ़िए, उसमें से आप लगभग सारी डायमेंशंस को लर्न कर दीजिए, जिससे कि आपके पास डायमेंशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड थिंग, दूसरी बात यह है कि आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे तो जैसे जैसे आप सिलेबस आगे बढ़ाते जाओगे उसके बाद आप हर एक टर्म से, हर एक फिजिकल क्वांटिटी से यूज टू हो जाते हो, तो उसके बाद आपको क्या, वो डायमेंशनल इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लर्न हो जाती है। तो वो आगे का बेनिफिट, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ हो तो बाद में आप इजीली उसे लर्न कर सकते हो। तो इसलिए 9th में आपने एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन पढ़ा था mgh। हियर m इज व्हाट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। जितनी हाइट पे आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो उसके अंदर एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। एक छोटा सा पत्थर है, आपने इतनी सी हाइट से अगर ड्रॉप कर दिया तो वो उतना हिट नहीं करेगा, बट अगर आप उसे काफ़ी ऊपर से हिट करते हो, ठीक है, नीचे एक बार्ड पर्सन है, बिल्कुल गंजा आदमी है, ठीक है, तो उसके सर में अगर आप वो पत्थर छोटी सी डिस्टेंस से छोड़ते हो तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट अगर आप ऊपर से छोड़ते हो तो वो पूरा हिट कर जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ती है। तो आप देखो, ये नेक्स्ट आपके इसका अलग से एनर्जी का वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। अभी आप इसे देखिए, मास के लिए आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m, g क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास, lt माइनस 2। h क्या है आपके पास, हाइट, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, l। तो ये क्या बन गया आपके पास, ml2, मतलब l स्क्वायर को आप 2 पढ़ सकते हो, l2 t माइनस 2। तो ये आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन आ गई किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। अब ये एनर्जी, स्पेशल एनर्जी मैंने इसलिए दिया क्योंकि अगर आप इसे और वर्क को मैच करोगे तो दोनों का डायमेंशनल इक्वेशन क्या है आपके पास, सेम है, ठीक है। अब दोनों का डायमेंशनल इक्वेशन अगर आपके पास सेम है तो आप कह सकते हो कि 2 और मोर देन 2, ऐसा भी हो सकता है ये 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हो तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, ये क्वेश्चंस जब आपके पास पुट अप किए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। दूसरा, एक और चीज, सपोज हम एंगल की बात करते हैं, ये नॉर्मली एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये अगर डायग्राम है, दिस इज द एंगल थीटा एंड दिस इज आर्क हैविंग द लेंथ l एंड दिस इज स्मॉल r रेडियस, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। हियर आर्क इज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट एंड रेडियस इज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, लेंथ। लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, l, और रेडियस के लिए भी आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l। तो इसका मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब m0, l0, t0, इस फिजिकल क्वांटिटी में तीनों चीजें क्या है, जीरो है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिनका डायमेंशंस नहीं है। देखो, डायमेंशन नहीं है इसका मतलब उनका यूनिट नहीं है, यूनिट तो है उनका, क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट दिया था आपको, तो एंगल में तो सप्लीमेंट्री यूनिट आएगा। और दोनों बेसिक यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, अगर हम मीटर दोनों की बात करते हैं तो दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। बट इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, नहीं रहेगा, इसका मतलब डायमेंशनलेस, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूले को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, नोटेशन क्या होती है उसकी, ठीक है। तो ये आपके पास किसका पोर्शन है, डायमेंशन का। अभी आपके पास कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन। लास्ट है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। वैसे मैं समझा चुका हूं लेकिन इसमें समझाऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके पास क्या है, 4 टाइप के, देखो 2 टाइप्स के आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब जिनकी डायमेंशंस होती होंगी, एक टाइप के वेरिएबल वो हैं
कुछ वेरिएबल्स ऐसे जो वेरी तो करते हैं लेकिन इनकी अपनी कोई डायमेंशंस नहीं है। सेम काइंड कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं आपके पास, कुछ नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशनल वेरिएबल की बात करते हैं। तो आपको पता है फोर्स, वेलोसिटी, वर्क एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपके पास क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसका मतलब डायमेंशनल वेरिएबल इनकी अपनी डायमेंशन है, वेरी भी करते हैं ये, वेरिएबल्स भी हैं ये, और इनकी अपनी डायमेंशंस भी हैं। दूसरा नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, अभी मैंने आपको समझाया था एंगल, ठीक है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है बट वेरिएबल तो है ना वो, थीटा। समटाइम थीटा इज टेकन एज 20 डिग्री, आफ्टर दैट 25, 30, 40, 50, 60, 70 वेरी करता रहता है। ठीक है, आप एक वेरिएबल की फॉर्म में उसे चेक करते हो। तो अब आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट को अभी डिस्कस करूंगा। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट में नंबर्स हो गए आपके पास 1 2 3 0 1 2 3 सो ऑन। पाई हो गया, पाई भी आपके पास क्या है, एक नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल, ई एक्सपोनेंशियल होता है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये भी आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट है। बट अब जब डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करते हैं तो आपको पता है ग्रेविटी के टर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू, देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस of the two bodies. This is what? This is the interaction between the gravitational interaction between the two bodies, and this is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance between them. दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, उन दोनों का मास m1 m2 है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने बोला इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। दूसरा इस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमेशा क्या करना होता है, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज व्हाट, जी, m1 m2। दिस इज ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि किसी भी प्लैनेट पे जाके आप इसकी वैल्यू चेक करो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आपके पास सेम आएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये इसकी वैल्यू आती है। अब जी निकालना हो मेरे को तो मैं क्या करूंगा, f(r²) अपॉन m1 m2। अब इसके लिए डायमेंशंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स की डायमेंशन mlt-2, उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर ओवर मास का स्क्वायर, वॉट एवर बी द मास, नोटेशन इज जस्ट बाय m। अब इस m को ऊपर ले आओगे आप तो -2 ऊपर आएगा, +1 यहाँ है, तो m - 1, l स्क्वायर ये था, एक l ये है, तो l³ t -2। तो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारे पास इन चारों को आपको समझ में आया, क्लियर है। अभी डायमेंशंस का फिनिश नहीं हुआ है चैप्टर, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास क्या एप्लीकेशंस बताई जाएंगी, किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट, और कंपटीशन के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे इसमें। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट वीडियो कब रिलीज हो रहा है। वैसे तो पर डे वीडियो आपके पास आएगा। थैंक यू।